नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे खोटा निबंध की क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, यह आपका पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, कल तक हमने यहाँ पे पार्ट 1 किया था, तो यह आज का हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। प्रेमचंद साहित्य के समाज सैर सरिता योगदान। ठीक है, तो यह हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। इसमें हमने कल पढ़ा था, जैसे पार्ट 1 में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, इसमें हमने देखा था खोटा निबंध के बारे में और डॉक्टर बी एन ओदा के बारे में कुछ बातें जानी थी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को मोटे तौर पे देखा था कि क्या चीज़ें कौन सी तरह की यहाँ पे निबंध लिखी गई हैं। हमें खाड़ा हो जैसे कि निबंध है, फिंगाटी निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है। तो इस तरह की चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा था। साथ ही साथ हमने यहाँ पे शब्दावली को भी देखा था, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में देखने को मिलते हैं, जो कि आपको पढ़ते समय कुछ डिफ़िकल्टीज उनके जरिए हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे प्रेमचंद के बारे में देखा, जिनका जन्म 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 में हो गई थी। लगभग 56 वर्ष की आयु में उन्होंने बहुत सारे ऐसे निबंध लिखे हैं और यहाँ पे कुछ रचनाएं की हैं, तो उनको हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, मोटे तौर पे सारी चीज़ों को हमने जाना। साथ ही साथ उन्हें 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया। और फिर हम आगे देखते हैं तो प्रेमचंद के कालखंडों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और यहाँ पे अंतिम काल। प्रारंभिक काल को हम आदर्शवादी रचनाओं के तौर पे जानते हैं और मध्यकाल को हम यहाँ पे कर्मवादी सिद्धांत या अहिंसावादी सिद्धांत के तौर पे जानेंगे। और यहाँ पे अंतिम काल मतलब कि परिवर्तित काल में यहाँ पे यथार्थवादी रचनाओं पर यहाँ पे जोर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी मुख्य तौर पे। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक कहानी देखा था, नमक का दरोगा, जिसमें कि बंसीधर नामक एक दरोगा रहता है, नमक निरीक्षक रहता है, जो अपने ईमानदारी से थोड़ा सा भी अडिग नहीं होता है। उसे वहाँ पे लालच दिया जाता है, फिर भी वह अपने कर्म से हटता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा था। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 में हम यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे है कि प्रेमचंद जी के पास इस तरह की कहानियों की श्रृंखला थी जो आदर्शवाद, हृदय परिवर्तन और गांधी की विचारधारा से प्रभावित थी, जैसा कि हमने इनके 3 कालखंडों में देखा था, जिसमें अनेक विषयों पर, जैसे जिम्मेदार और महाजनों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जा रहा था, उस विषय पर कहानी लिखी जा रही थी। अंग्रेजी सभ्यता के बारे में, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो चीज़ें देखी जा रही थी उस पर यहाँ पे लिखी जा रही थी। सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पे विषयों पर यहाँ पे निबंध लिखी जा रही थी। अब हम आगे देखते हैं कि इन पर मार्क्सवाद का प्रभाव क्या पड़ा, किस तरह से इन्होंने अपनी रचनाओं को परिवर्तित किया। सोवियत रूस की क्रांति 1917 से 1918 के बीच में देखी जा रही थी के ऊपर प्रेमचंद साहित्य पर समाजवादी विचार का प्रभाव पड़ता है। प्रेमचंद समाजवाद और वर्गहीन समाज की कल्पना करते हैं। यह उपन्यास प्रेमाश्रम 1918 से लेकर 1919 के आसपास में लिखा गया था। ठीक है, इससे प्रेरित होकर इन्होंने एक रचना लिखी, प्रेमाश्रम, जो कि 1918 से लेकर 1919 के आसपास में लिखी गई थी। हम इस उपन्यास में देखते हैं कि प्रेमचंद व्यापक स्तर पर किसानों को उत्पीड़न कहाँ पे अंकित किया है, मतलब चित्रण किया है। अनगिनत शोषक और ज्ञान संकट जैसे यहाँ पे जो अत्यताई होते हैं वो किसानों को चूस कर सुखा देते हैं। ठीक है, उनको चूस कर सुखाने में जुट गए हैं। ज्ञान शंकर मानो अन्याय का मूर्ति बन बैठा है, और किंतु प्रेम शंकर जो कि किसानों के बीच में रहकर उनकी सारी समस्याओं को समझता है, इस पर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, प्रेमचंद अपनी गहरी मानवीयता और सद्गुण के कारण असत्य और धर्म पर पूरी तरह विजय प्राप्त करता है। तो यह कहानी इसमें एक प्रेम शंकर के बारे में बताई गई कि जो कि किसानों के बीच में रहकर उनकी सारी समस्याओं को समझता है। ठीक है, जो कि सोवियत क्रांति से प्रभावित होकर उन्होंने 1918 से 1919 के आसपास में लिखी थी, जिसमें वर्गहीन समाज की यहाँ पे कल्पना की जा रही थी इस रचना के जरिए। इनके साहित्य के दूसरे दौर में आदेशोन्मुख यथार्थवाद से धीरे धीरे वस्तुपूरक यथार्थवाद में बदल जाता है। ठीक है, उनके मन में असंतोष की भावना, असहमता, विरोध की भावना थी, पर उनका मानना था कि समय के साथ साथ लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। ठीक है, वो चाहते थे कि मैं ऐसा करूं, ठीक है, कुछ ऐसे उपन्यास लिखूं, कुछ ऐसे रचनाएं करूं जो लोगों के विरुद्ध हो और लोगों के दिल में ऐसी भावना लाए। लेकिन वो चाहते थे कि नहीं, मैं आदर्शवाद से और वस्तुपूरक चीज़ों के लिख कर उनसे लोगों का हृदय परिवर्तन करूँ। उनका मानना था कि पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाने में उन्हें ज़्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि पुराने घर को नवीनीकरण करने पर अधिक बल दिया। ठीक है, उनका ऐसा मानना था कि पुराने घर को हम तोड़कर अगर जब बनाना चाहेंगे तो क्या पता वो अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन हम पुराने ही घर को क्यों ना धीरे धीरे कर उसे एक नए रूप रंग में लाएँ। ठीक है, मतलब कि लोगों के बीच में हम क्यों ना उनका हृदय परिवर्तन धीरे धीरे ही करें, लेकिन अच्छी तरीके से करें। ऐसा तो हम नहीं कर सकते, क्या पता अगर हम नई विचारधारा सभी के बीच में लाए, क्या उन्हें पसंद आए या नहीं आए, क्यों ना हम पहली पुरानी विचारधारा को धीरे धीरे करके बदलें। तो ये सारी चीज़ें उनके द्वारा प्रयास में लाई जा रही थी। दुनिया के सभी वस्तुओं को मनुष्य ने बनाया है, तो पैसे से कम
महत्व मनुष्य को क्यों दी जाती है। ठीक है, यह इनके द्वारा यहाँ पे पूछी जाती है। तो रंगभूमि उपन्यास में कहा गया है, यह न्याय नहीं, न्याय का गोरख धंधा है। ठीक है, प्रेमचंद का मानना है कि धर्म और मजहब सामाजिक चेतना और वैज्ञानिक चेतना के रास्ते में आने वाला रोड़ा है। इनका मानना है कि जो धर्म और जो मजहब है, यह हमारे जो समाज में जो हमारी प्रगति है, विकासशीलता है, उसके बीच में आने वाली एक पत्थर के जैसे रोड़ा है। ठीक है, आप हाल फिलहाल का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे देश में जो घटनाएं हो रही धर्म के लेकर, तो ये सारी चीज़ें किसी भी देश को आगे बढ़ने में रोकती है। तो हमें धर्म को अपने जो समाज है और उसके बीच में नहीं लाना चाहिए। धर्म को हमें अपने तक से ही सीमित रखना चाहिए, हमें अपने समाज के बीच में धर्म को नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो रंगभूमि उपन्यास ऐसी ही कृति है, नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जंग संघर्ष का तांडव, सत्य, निष्ठा और अहिंसा के प्रति आग्रह, ग्रामीण जीवन में उपस्थित मद्यपान तथा स्त्री दुर्दशा का भयावह चित्र यहाँ पे अंकित किया गया है। इसमें इन सारी चीज़ों को अंकित किया गया है, जिसमें कि मद्यपान, ठीक है, साथ ही साथ स्त्री की जो दुर्दशा हो रही है, इसमें उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इनके द्वारा दिखाया गया है रंगभूमि उपन्यास में। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि रंगभूमि उपन्यास में किन चीज़ों पर चर्चा की गई है। साथ ही सावा शेर गेहूँ में एक और चीज़ बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कहानी आता है कि प्रेमचंद जी ने शोषित वंचित किसानों की दयनीय स्थिति को अपनी कहानी सावा शेर गेहूँ, ठीक है, में व्यक्त किया है। जो उस समय की किसानों की दुर्दशा थी, उसकी यहाँ पे कहानी को अंकित किया गया है। ठीक है, उनके दृश्य को यहाँ पे दिखाया गया है। आप ऐसा समझ सकते हैं ना कि किसान जितना मेहनत करता है उसे उसकी इतनी मूल्य नहीं मिल पाती है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया। और पहले तो और ही उनकी दयनीय स्थिति हुआ करती थी। शंकर नाम का एक सीधा साधा किसान था। ठीक है, इसमें जो प्रमुख किरदार हो जाएगा वह शंकर नाम का एक किसान हो जाएगा और विप्र जी एक साहूकार हो जाएंगे। ठीक है, इनका कहानी हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे भोले भाले किसान को धोखे से ऋण के जाल में फंसा दिया जाता है। वह किसी तरह अपना जीवन यापन करता है। उसे 2 जून का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसकी ज़िंदगी खस्ता हाल में गुजर रही थी। इस बीच उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिसके बाद वह बंधुआ मजदूर बन जाता है और उसके बाद उसका बेटा बन जाता है और इसी तरह से सारी चीज़ें चलती रह जाती हैं। ठीक है, इस कहानी को हम पूरे डिटेल के साथ यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब कहानी पे आते हैं। उसके दरवाजे पर एक दिन एक साधु महाराज आता है। शंकर के दरवाजे पर एक दिन साधु महाराज आते हैं। साधु को खिलाने के लिए उनके पास मतलब कुछ अनाज नहीं होते हैं, तो उसके पास मोटे अनाज थे, तो वह साधु को खिला नहीं सकता था। तो वह पूरे गांव में जाकर आटा मांगने लगा, लेकिन उसे कहीं आटा नहीं मिला। तब वह विप्रो जी के पास पहुंचा और उनसे बोला कि मुझे आटा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो आटा नहीं है, तुम यहाँ से मेरे पास से सावा सेर गेहूँ लेते जाओ। ठीक है, वह वहाँ से सावा सेर गेहूँ लेकर चला जाता है और अपने घर जाकर उसे पीस कर आटा बनाकर साधु को खिला देता है और साधु को खिलाकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उनका आशीर्वाद कोई काम नहीं आता, क्योंकि यही सावा सेर गेहूँ, ठीक है, उनका जो आशीर्वाद होता है वो कोई काम नहीं आता। और यही सावा सेर गेहूँ शंकर के गले की फांस बन जाती है। यही सावा शेर गेहूँ उसके जीवन में ऐसी घटनाएं कर देती है जिसके कारण उसकी जीवन दयनीय हो जाती है। किसान शंकर बहुत भोला था। ठीक है, छक्का पंजा नहीं जानता था, मतलब कि अनपढ़ था। और यही सारी चीज़ों के कारण वह हमेशा सोचता था कि मैं खलिहान से क्यों ना मैं पंडित जी को, मतलब विप्रो जी को कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अनाज दे दूंगा जब भी यहाँ पे खलिहानी मेरी हो जाएगी। ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था में अंतर्गत पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं था। पहले तो यहाँ पे बाटर सिस्टम चला करता था, जिसमें कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। इसके तहत किसान गांव की अर्थव्यवस्था, सामाजिक धार्मिक कार्यों के सहयोग करने वाले उपज का एक हिस्सा दिया करते थे। जैसे ब्राह्मण, लोहार, कुम्हार, जमींदार आदि लोग फसल काटने पर अनाज दिया जाता था। इसे ही खलिहानी कहते हैं। ठीक है, खलिहानी किसे कहते हैं? जो लास्ट में जो चीज़ें कट जाती हैं, ठीक है, जैसे धान हो गया, ये सब कट गया, तो लास्ट में इन सारी चीज़ों को ब्राह्मण, लोहार, कुम्हार आदि को दिया जाता है। आज भी कई गाँवों में ऐसी प्रथा हमें देखने को मिलती है। हमारे गाँव में भी या कहीं और भी ऐसी प्रथा देखने को मिल रही होगी। 7 साल बाद अचानक एक दिन विप्रो जी शंकर के पास आते हैं और शंकर से बोलते हैं कि तुम घर आकर हमारे यहाँ से 5 मन गेहूँ का हिसाब कर लेना। ठीक है, वह इस बात को सुनकर चौंक जाता है और बोलता है कि 5 मन गेहूँ? वह इसका प्रतिरोध करता है, मतलब बोलता है कि मेरे हिसाब में तो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि 5 मन गेहूँ कहाँ से आ गया। ये सारी बातों को वह बोलता है। ठीक है, इसके बाद उसे ज़्यादा पता तो नहीं चलता है। उसके बाद वह हिसाब करने पहुँच जाता है। जब शंकर इतना अनाज देने पर व्यवस्था दिखाता है तो विप्रो जी उसे नरक का भय दिखाते हैं। विप्रो जी बोलते हैं कि अगर तुम नहीं दोगे तो पंडित जी ने जो तुम्हें आशीर्वाद दिया है वह तुम्हें नहीं लगा और तुम नरक में जाओगे। अशिक्षित की वजह से शंकर डर जाता है और सोचता है कि ईश्वर की यही इच्छा होगी। ठीक है, इन सारी बातों को वह सोचकर ऋण और ब्राह्मण की भय से वह देने को तैयार हो जाता है।
ठीक है, यह सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मगर महाराज ये कोई न्याय नहीं। शंकर ने कहा हिसाब लगा के बता दो कितना देना है। ठीक है, उसने बोला कि ठीक है 5 मन गेहूँ देना है, लेकिन बता दीजिए हिसाब लगा कि इतना मुझे देना है। यहाँ पे साहूकार यहाँ पे हिसाब लगाता है और बोलता है कि 60 रुपये तुम्हारे हो रहे हैं 3 रुपये प्रति सैकड़ के हिसाब से। साल भर के देने में 3.5 रुपये सैकड़ के हिसाब से उसने सूद लगाया। इस तरह से उसे 60 रुपये देने थे। जी तोड़ मेहनत करके शंकर किसी तरह से 60 रुपये साल के अंत में लेकर जाता है 60 रुपये। तो जब उनसे देने लगते हैं विप्रो जी के, तो विप्रो जी कहते हैं कि 15 रुपये और तुम्हारे कहाँ हैं। यह बात सुनकर वह चौंक जाता है और बोलता है कि 15 रुपये और ये कहाँ से आया। तो बोला कि जो तुम्हारे सूद है वह तो मुझे तुम दोगे। यही बात सुनकर वह चौंक जाता है और 15 रुपये की वजह से वह उनका बंधुआ मजदूर बनकर रह जाता है। साल भर तक जितों मेहनत करने के बाद पूरी तरह ऋण चुका ना पाया तो उसका उत्साह छीन हो गया। मेहनत से घृणा होने लगी। शंकर हार मान लेता है तथा समझ लेता है कि अब वह ऋण नहीं चुका सकता। थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। अंततः वह 1.25 सेर गेहूँ की उपज में मतलब विप्रो जी का यहाँ पे बंधुआ मजदूर बन जाता है और उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा यहाँ पे उनका बंधुआ मजदूर बन जाता है। तो इस तरह से इस कहानी के जरिए यहाँ पे बताया गया कि उस समय जो हमारे यहाँ पे किसानों की जो दुर्दशा थी उसको यहाँ पे चित्रण किया गया। कफन ही एक ऐसी कहानी है जिसमें कि बताया गया कि 2 ऐसे यहाँ पे बाप और बेटे रहते हैं। ठीक है, जिनका नाम घीसू और माधव रहता है। बाप का नाम घीसू और उनका बेटा का नाम माधव रहता है। जिनको पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, 2-3 दिन में एक बार उन्हें खाना मिलता है, बस वो दारू और सारी चीज़ों को पिया करते हैं। तो उनकी जब पत्नी मर जाती है प्रसव पीड़ा के कारण, माधव की पत्नी होती है जो प्रसव पीड़ा के कारण मर जाती है, तो दोनों बाहर होते हैं और दोनों शाम होने का इंतजार करते हैं, जो कि उन्हें कफन के लिए जो खरीदने के लिए जो चीज़ें दी जाती है पैसे, उससे इंतजार करते हैं और रात में जाकर उससे भी पैसे से दारू पी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, बाद में आप इसे जाकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा PDF में। नेक्स्ट हमारा है पूस की रात। तो यहाँ पे पूस की रात के जरिए हल्कू की कहानी बताई गई है, जो बड़ी मेहनत से यहाँ पे धान लगाता है, अपना जो भी है, ठीक है, फसल लगाता है और उसे पूस की रात में उसकी रखवाली करनी पड़ती है। साथ ही साथ उसका जो कुत्ता होता है जबरा, उसे भी उसके साथ रहना पड़ता है। तब जब उसे ठंड लगती है, जो वहाँ पे पुआल का वहाँ पे बनाया रहता है सोने के लिए, ठीक है, उसमें वह सोता है, लेकिन उसे जाड़ लगती है तो कुत्ते को वो अपने पास सुला लेता है। जब उसे अपनी जाड़ बर्दाश्त नहीं होती तो पास के बगीचे में आम के पेड़ लगे होते हैं, वहाँ चला जाता है, उसके पत्ते को एक जगह समेट कर उसमें आग लगाता है और उसे वहाँ पे उसे सेकने लगता है। तभी उस बीच उसे नींद आ जाती है और वह वहाँ पे सो जाता है अच्छी नींद लेते हुए। और बीच में अचानक से उसका जबरा कुत्ता उठता है और भौंकने लगता है, लेकिन यहाँ पे हल्की हल्की जो उसकी गर्मी मिल रही थी हल्कू को, वह उस गर्मी के कारण वहीं पे सोया रहता है आराम से, क्योंकि ठंडी की रात थी ना। और उसी बीच देखता है कि वहाँ पे जबरा कुत्ता जब भौंक रहा था तो देखता है कि वहाँ पे नीलगाय आते हैं, उसके सारी फसल को चर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारी फसल उसकी चर जाते हैं। तो बाद में उसे पता चलता है, जब सुबह होता है तो उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि तुम्हारे सारे फसल चर गए हैं नीलगाय ने और तुम यहाँ पर सोए हुए हो। तो वह शुक्र मनाता है और कहता है कि चलो ठीक ही हुआ, अब तो मुझे पूस की रात में यहाँ पर आके सोनी तो नहीं पड़ेगी। तो ये कहानी यहाँ पे बताई गई कि हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था और धीरे धीरे चादर ओढ़कर सो गया। उधर नीलगाय रात भर चरकर खेती की सारी फसल बर्बाद कर दिया। सवेरे उसकी नींद खुली। मुन्नी ने उससे कहा, तुम यहाँ आकर रम गए हो और उधर सारा खेत सत्यानाश हो गया। दोनों खेत के पास गए और मुन्नी ने उदास होकर कहा, अब मजदूरी करके पेट पालना पड़ेगा। हल्कू ने कहा, रात की ठंड में यहाँ सोने से तो अच्छा ही है कि मैं मजदूरी करके अपना जीवन यापन करूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कहानी है गोदान। गौदान, यहाँ पे नाम से पता चलता है गौदान मतलब कि गाय का जो दान होता है। यहाँ पे एक होरी नाम का यहाँ पे नायक रहता है, उसकी पत्नी धनिया और गोबर उसका बेटा रहता है। ठीक है, यहाँ पे कहानी बताया गया कि होरी नाम का एक जो किसान रहता है, उसकी इच्छा रहती है कि उसके पास एक गाय रहे। ठीक है, लास्ट में मरते हुए उसे गौदान कर जाना पड़ता है। तो ये कहानी भी यहाँ पे बताई गई है। कहानी को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा पाऊंगा। बाकी यहाँ पे आप चीज़ों को देख सकते हैं कि मैंने कुछ चीज़ों को इस तरह से हाईलाइट करके रखा है कि आप जब पढ़िएगा ना तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से खुद से रीड कर लीजिएगा। तो ये सारी कहानियाँ इसमें बताई गई थी। अपने मृत्यु के अंतिम समय में भी, ठीक 3 हफ्ते पहले जो प्रेमचंद जी थे, अपने मृत्यु के अंतिम समय में भी महाजनी सभ्यता नाम की निबंध लिखे। उनके अंतिम समय में भी उन्होंने अपना साहित्य लिखना और निबंध के जरिए यहाँ पे लोगों को सीख देना नहीं छोड़ा। अब एक नए युग का आरंभ हो रहा है जिसमें महाजन प्रथा, पूंजीवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मुख्य बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य
जिसके पास समाज में उत्थान करने की शक्ति है वह समाज में सम्मान का पात्र होता है, और जो अपने पूर्वजों की धन दौलत पर राज करता है तथा वह उस पैसे से लोगों का ऋण जाल में फंसा लेता है, उससे बड़ा पापी और नंगभोगी कोई नहीं होता है। ठीक है, प्रेमचंद अपने साहित्य के माध्यम से कहना चाहते हैं जो समाज में अग्निहीन की भावना है उसे समाप्त करके आवश्यकता है कि कोई भी शोषण का शिकार ना हो। हमें ऐसे समाज की चेष्टा करनी है जिसमें सभी लोग एक साथ रहें। ठीक है, किसी का भी यहाँ पे शोषण ना हो। जिस तरह से हमने कहानी पढ़ी यहाँ पे सारे में ये चीज़ें बताई गई कि किस तरह से लोगों का शोषण किया जाता था। अब इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं। प्रेमचंद के साहित्य के समाज के सरिताएं योगदान कौन रकमे के रचना लागे, तो आपके ऑप्शन से विचार प्रधान, समीक्षात्मक, सी फिंगाटी, डी विवरणात्मक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, समीक्षात्मक निबंध हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 1901 से लेकर 1936 तक मांझा मांझी हिंदी उर्दू साहित्य के आकाशे के उगल एगो ध्रुव तारा केकरा कहल हत, तो आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेमचंद जी को कहा गया है, जो कि उत्तर दिशा की ओर इशारा करते हैं। तीसरा है प्रेमचंद कर जन्म कौन ईस्वी हेल रहे, तो आपके ऑप्शन है 1800, बी 1890, सी 1880 और डी 1885। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 1880 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रेमचंद कर पहला कहानी गोछे के नाम रहे, तो आपके ऑप्शन है सोझे वतन, बी मानसरोवर, सी कफन और डी गबन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सोझे वतन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमीरपुर का अंग्रेज कलेक्टर कहता है कि खैर मनाओ, तुम मुगल सल्तनत में नहीं हो, नहीं तो तुम्हारे दोनों हाथ कटवा लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेखक के प्रेमचंद कर रचनाएं की रकम बटल है, तो आपके ऑप्शन से ओकरे काल, मांझा मांझी काल, पुथना काल और ये तीनों। तो यहाँ पे तीनों के कालखंडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रेमाश्रम प्रेमचंद के कौन कालिक उपन्यास लागे, तो आपके ऑप्शन से ओकरे काल, मांझा मांझी काल, सी पुथान काल और डी एक में कौन है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर पे है प्रेमाश्रम उपन्यास कर मूल कथा तथ्य के क्यों भाव है, आपके ऑप्शन है प्रेम शंकर अपन जाइत गोतिया छोड़ के चिपाइल जताई लोक के मांझे हवे, बी गोटे के गाँव के हेजेमार लोग के गोठिया हवे, सी ओखने के मैर अपन जमीन मारते हैं और डी इस तो ये सारी चीज़ें उसके द्वारा यहाँ पे की जाती है। 8 नंबर पे है गोदान उपन्यास कर मुख्य पात्र कौन हवे, तो होरी, प्रेम शंकर, गोबर और डी राय बहादुर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर पे मंगलसूत्र उपन्यास के कौन काले लिखल है, तो आपके ऑप्शन है ओरेकी काल, मांझा मांझी काल, सी यहाँ पे पुथना काल और डी कोई नहीं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर पे है ई निबंध के लताई रूपे कौन कौन उपन्यास कथा वस्तु के पैटर रूपे रखल है, तो आपके ऑप्शन है प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, बी सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान, सी सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, गोदान और डी प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थी जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। साथ ही साथ आप एक बार यह पीडीएफ जो होगी ना उसे आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बाकी सारी क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगी। और जितने भी मैंने यहाँ पे क्लासेस ली हैं टोटल यहाँ पे इसे मिलाकर 13 हो जाएंगे, लेकिन निबंध 12 है ना, लेकिन मैंने इसे 2 क्लासेस में ली है। तो आपको सारी पीडीएफ को एक बार रीड कर लेना है जाने से पहले, या तो आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए, उससे भी आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल चलाई जाती है जहाँ पे डेली क्यूजेज प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आप 199 रुपीज़ में 50 फुल एंड टेस्ट जो कि खोटा के लिए पेपर थे के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उससे आप परचेज कर लीजिए और इस अंतिम समय में यहाँ पे सारे सेट्स को लगाइए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। और आपको 99 रुपीज़ में 10 फुल एंड टेस्ट उत्पाद सिपाही के लिए प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे भी आप परचेस कीजिए। आई होप आपको सारी यहाँ पे जो निबंध है टोटल 12 आपको समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।